कंपटीशन हब के बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति। और अभी वर्तमान में भारत की जो विदेश नीति है उसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहा है। उसके परिप्रेक्ष्य में आपका हो सकता है आईआर सेक्शन में GS1 में 68 बीपीएससी में पूछा जा सकता है। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग समझ ले। अगर पूछ दे इस तरह का प्रश्न या कोई भी आईआर का सेक्शन हो तो वहां पर इसके कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भारत की विदेश नीति है उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी देश की जो विदेश नीति क्या होती है कि अपने राष्ट्र हित को देखते हुए किसी संस्था या किसी देश के साथ जो संबंध कोई देश बनाता है वही उस देश की विदेश नीति होती है। जैसे भारत भी अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए अन्य देशों के साथ क्या करेगा कि एक संबंध बनाएगा जो कि भारत के राष्ट्रीय हित की पूर्ति करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भारत की विदेश नीति बोलेंगे। ठीक है। और किसी भी देश की विदेश नीति जो है वो शून्य में विकसित नहीं होती है, यानी उसके पीछे उसका जो इतिहास होता है। आज देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है तो उसके पीछे भारत का इतिहास जिम्मेदार है। दूसरा कारण भौगोलिक होता है। किसी भी देश के साथ आपका अच्छा संबंध है और किसी देश के साथ आपका अच्छा संबंध नहीं है, तो उसके पीछे इतिहास तो जिम्मेदार है ही, साथ साथ भूगोल भी जिम्मेदार है। ठीक है। कई देश के बीच में सीमा विवाद होते रहता है तो भूगोल वहां पे जिम्मेदार कारक हो जाता है। जैसे भारत चीन के बीच में है, भौगोलिक कारक है। ठीक है। उसी प्रकार से सांस्कृतिक कारक भी होता है, जैसे भारत नेपाल के बीच में कई बार हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी देश का जो विदेश नीति है वह शून्य में विकसित नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे उस देश का इतिहास, भूगोल और संस्कृति सब जिम्मेदार होता है। ठीक है। अगर आपकी संस्कृति से मिलता जुलता उस देश की संस्कृति है तो आपके देश का संबंध बेहतर होगा। जैसे नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ भारत की संस्कृति मिलती जुलती है। भारत भी हिंदू प्रधान देश है और नेपाल भी है, तो संस्कृति के स्तर पे भारत नेपाल की संस्कृति मिलती है, इसीलिए हमारा संबंध नेपाल के साथ बेहतर है। ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी देश का जो विदेश नीति है उसके इतिहास, भूगोल और संस्कृति पर डिपेंड करता है। अगर हम भारत के विदेश नीति को देखेंगे शुरुआत से, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार से बदली है। उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि देखिए शुरुआत में जो था भारत की जो विदेश नीति थी, ठीक है, शुरुआत में भारत की विदेश नीति उदारवादी भी थी। और उस समय जो भारत की विदेश नीति जो, अगर आप इसको बांट करके देखिएगा तो मेन रूप से इसको कई भागों में बांट करके विदेश नीति को देख सकते हैं। जैसे विदेश नीति थोड़ा मोटा हो गया, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। ठीक है। तो विदेश नीति जो भारत का है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बदलते रहा है। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ उसके बाद की विदेश नीति 1962 तक की जो विदेश नीति थी उसको हम इसको बांट करके हम पढ़ सकते हैं। पहले आप इसको बांटिए 1947 से 1962, 1947 से 1962 भारत चीन युद्ध तक। इसको हम नेहरू युग बोलते हैं। कौन सा युग बोलते हैं? नेहरू युग। उसके बाद इंदिरा गांधी का समय आता है 1962 से लेकर के इसको हम लोग 91 तक, यानी उत्तर नेहरू युग बोलते हैं या इंदिरा युग भी इसको बोलते हैं। इंदिरा गांधी धीरे धीरे राजनीति में आ चुकी थी 1962 से 91। उसके बाद आपका जो नीति आता है वो वैश्वीकरण की नीति आती है, भूमंडलीकरण 1991 से 2000 का जो है भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण की जो नीति है, एलपीजी योजना जो कि आया था किसके द्वारा, तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उनके समय में आया था। तो ये योजना हो गया। उसके बाद आपका है 2000 से अब तक, तो इसमें भी भूमंडलीकरण के बाद का 2000 से अब तक, 2000 से अब तक। तो अभी जो है बहुत सारे बदलाव विदेश नीति में देखने को मिल रहा है। तो 1947 से 1962 की जो स्थिति थी उस समय भारत मेन रूप से क्या था, आदर्शवादी था।
यानी अपने आप को आदर्श पेश करता था, और यही फायदा उठाया कौन? चीन, और भारत पे हमला किया 1962 में। तो भारत की शुरुआत में नीति क्या थी? आदर्शवादी, यानी बड़े भाई का दर्जा देता था चीन को। भारत क्या करता था? बड़े भाई का दर्जा देता था। जब इसकी अस्थायी सदस्यता की बात हुई थी यूएनओ में, तो भारत ने कहा पहले हमारे जो बड़े भाई हैं उनको दिया जाए, यानी आदर्शवादी नीति यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना रहे थे। उसके बाद जब दो गुटों में विश्व बंटता है, ठीक है, तो यहाँ पर भारत किसी के पक्ष में नहीं रहता है वास्तव में, ठीक है। यहाँ पे भारत जो है ना ही यूएसएसआर के तरफ रहता है और ना ही यूएसए के तरफ रहता है, यानी गुट निरपेक्ष रहता है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है। तो ये इसकी विशेषता है। उसके बाद निशस्त्रीकरण, जो हथियार नए नए जो रासायनिक हथियार बन रहे थे तो उसके खिलाफ में था, और भारत निशस्त्रीकरण का सपोर्ट कर रहा था। और रंग भेद विभेदकारी नीति था कि जो भी देश में रंग के आधार पर विभेदीकरण हो रहा था उसका विरोध कर रहा था। तो नेहरू युग की ये विशेषता है। उसके बाद इंदिरा गांधी जब आई तो वो यथार्थवादी हो गई, वास्तविकता पर विशेष जोर दिया, और इंदिरा गांधी ने अपने राष्ट्रीय हित, तो आप इसको लिख सकते हैं 1962 से 91 तक जो भारत की विदेश नीति रही वो यथार्थवादी रही, यानी जो वास्तविकता है, आदर्शवादी नहीं है, जैसा मतलब बिहेव करना है उस प्रकार से करना है। उसके बाद राष्ट्रीय हितों पर बल दिया गया, अपने जो देश की हित है उस पे राष्ट्रीय हितों पर क्या किया गया? बल दिया गया, ठीक है। उसके बाद आर्थिक सहयोग को महत्व दिया गया। और इसी दरमियान आप देखेंगे कि सोवियत संघ के साथ मैत्री संबंध 1971 में, किसके साथ? तो सोवियत संघ के साथ मैत्री संबंध। और वहीं शिमला समझौता 1972 ईस्वी में, शिमला कौन सा समझौता? शिमला समझौता पाकिस्तान से 1972 ईस्वी में किया गया। यानी भारत अभी यथार्थवादी हो चुका था और अपने राष्ट्रीय हित को साध रहा था। और यहीं पे आप देखिएगा कि परमाणु परीक्षण किया गया भारत के द्वारा 1974 में। अब भारत किस प्रकार से शक्तिशाली देश में आएगा, यह कल्पना इंदिरा गांधी के द्वारा किया जा रहा था, और इंदिरा गांधी ने यथार्थवादी विदेश नीति को अपनाया, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा 1991 से 2000, तो यहाँ पर मेन रूप से वैश्वीकरण की स्थिति आई। एलपीजी योजना लाया गया। एलपीजी योजना के माध्यम से लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो ये सब करके भारत आर्थिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया। फिर आगे आपका 2000 के बाद की जो नीति आई, तो इसमें आपका क्या हुआ कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उससे बेहतर संबंध बनाने के लिए, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी आया? लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। यानी भारत अपने आप को बड़े भाई के रूप में, चूंकि दक्षिण पूर्वी जितने भी एशियाई देश हैं, ठीक है, जैसे ये भारत है तो इधर आपका जितना भी इधर आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसका एक बड़े भाई के नाते बिहेव करने की बात और इसके इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात गुजराल डॉक्ट्रिन का एक महत्वपूर्ण कह सकते भूमिका है। फिर आगे चल करके अभी नरेंद्र मोदी के समय में नेवर फर्स्ट, सबसे जब पहले वो 2015 में बने तो 2014 में सॉरी नेवर फर्स्ट की नीति आई। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया। सिर्फ देखना ही नहीं है, इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर काम भी करना है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। और अब जा करके भारत की नीति क्या हो चुकी है, जैसा को तैसा, टिट फॉर टैट, ठीक है। तो इस प्रकार से बदलाव आपने देखा कि किस प्रकार से धीरे धीरे भारत के विदेश नीति में बदलाव देखने को मिला। तो यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब वर्तमान संदर्भ में भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
देखिए ये सब भी प्रश्न जो अभी हमने आपको बताया कि भारत पाकिस्तान शिमला समझौता कब हुआ, भारत और जो है चीन के बीच में युद्ध कब हुआ, तो ये सब भी जीके के प्रश्न बनते हैं। तो प्री लेवल में इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और मेंस राइटिंग में कोई भी प्रश्न आईआर का हो तो ये सब आप इंक्लूड करके भारत की विदेश नीति के को समझा सकते हैं। इसलिए हमने उस तथ्य को आपके सामने में रख दिया। अब जैसे है कि विदित हो कि बीते कुछ सालों में भारत की विदेश नीति में अहम बदलाव आया है, और भारत की विदेश नीति अब ताकतवर देश या इससे जुड़े समूह केंद्रित ना होकर के कंट्री टू कंट्री केंद्रित होती जा रही है। यानी अब हम ना ही यूएसएसआर के पक्ष में चलते हैं, ना अमेरिका के, ना चीन के। अब हमें किस देश के साथ कैसा संबंध अपनाना है वो हम कंट्री टू कंट्री डिसाइड करते हैं। जो देश हमारे साथ है हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसके विपत्ति में साथ रहते हैं। जो देश हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, तो हम उसको उसी के भाषा में जवाब देते हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ का एक अच्छा कथन है नहीं कि हम जिसको जो भाषा में समझना चाहेगा हम उसी भाषा में समझाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भारत भी अब उसको किसी देश को उसी भाषा में समझाता है जिस भाषा में वो समझना चाह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की नीति कंट्री टू कंट्री अब भारत की नीति बदल रही है। ठीक है, इसकी झलक आप देख सकते हैं कि 2022 में उज्बेकिस्तान में समरकंद में आयोजित हुई संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक और भारत की बदली विदेश नीति और बढ़ते कूटनीति धमक का झलक देखने को मिला। भारत ने सख्त शब्दों में जो है चीन का विरोध किया, जैसे डोकलाम विवाद है, चाहे एलएसी है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये सब विवाद को सामने रखा। इस वर्ष वैश्विक अभी आप देखेंगे कि 2023 में भारत जो है G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की अध्यक्षता 2023 में कौन करने जा रहा है? भारत। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका जो स्लोगन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत जो है 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक जो है G20 की देशों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब कहेगा G20 क्या है? तो विकसित और विकासशील देशों का समूह है जिसमें 19 देश हैं, जो कि G7 में भी वो सब देश हैं। जैसे आपका बहुत सारा देश, जैसे ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये सब देश मिला करके और एक यूरोपियन यूनियन, तो 20 कंट्री है। तो इसका मेन है कि आर्थिक और समृद्धि किस प्रकार से पूरे विश्व का हो उस पर काम करती है। तो भारत को यह मौका मिला है अध्यक्षता करने का। ठीक है, तो इस वर्ष वैश्विक कूटनीति में भारत का कद और मजबूत होगा, क्योंकि भारत इस वर्ष G20 तथा संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की अध्यक्षता भी संभालेगा। तथा भारत में एससीओ की भी अहम बैठक हुई, संघाई सहयोग संगठन, जिसका लीडरशिप चीन के हाथ में होता है। तो ये भी इस वर्ष भारत के हाथ में आएगा और भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो यानी भारत का जो विदेश में है साख या कह सकते हैं प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार, तब से इन्होंने विदेश नीति पर बेहतर काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, भारत की छवि पूरे विश्व में बहुत बढ़ी है पहले की तुलना में, क्योंकि भारत भी अपने आप को अब उस रूप में पेश किया है जैसा कि विकसित देश करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा पूरी संभावना है कि G7 देशों के समूह में भी शामिल हो सकता है। 2023 में हो सकता है कि G8 बन जाए और भारत भी उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि भारत भी विश्व की बहुत बड़ी इकोनॉमी में चौथे नंबर पे आ चुका है, चौथे या 5वें नंबर पे। थोड़ा सा ट्रेंड डाटा अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है, जो ट्रिलियंस हैं, जो इकोनॉमी है, उसके हिसाब से भी भारत अब उन देशों के समूह में जाने के लायक है, और भारत को उम्मीद है कि इस वर्ष G7 से G8 हो जाएगा और भारत को उसमें भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, अभी हुआ नहीं। वर्तमान में भारत वैश्विक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप अपना रहा है। जैसे भारत को लगातार अमेरिका ने रूस के प्रति, रूस से को नजरअंदाज करने की जो हिदायत दी थी कि रूस से आप पेट्रोलियम नहीं लीजिए,
रूस के साथ संबंध नहीं बढ़ाइए क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ जो है गलत कर रहा है। लेकिन भारत उसकी एक न सुनी, भारत ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया और भारत लगातार रूस से अपना पेट्रोलियम मंगाते रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत अपने आप को प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में पेश कर रहा है और भारत का प्रस्तावना ही है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तो हम अपनी निर्णय स्वयं लेंगे, कोई हम पे क्यों थोपेगा, कोई देश हमको क्यों क्यों कहेगा कि हम किसके साथ बेहतर संबंध बनाए और किसके साथ नहीं बनाए। क्योंकि हम संप्रभु देश हैं और हमारे देश के पास क्षमता है कि हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में भारत वैश्विक मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपना रहा है। हालिया ताइवान चीन तनाव देखिएगा कि कई बार जो है ताइवान का जो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, जब वहां अमेरिका जाता है तो चीन गुस्सा करता है अमेरिका को, ठीक है, कि आप ताइवान को क्यों समर्थन करते हैं। और इतिहास में चीनी क्रांति आप लोगों ने पढ़ा होगा, चीनी साम्यवाद, उसमें यह घटना है कि जब चीन में सरकार बनी थी तो चीन दो भागों में बट गया था, एक ताइवान और दूसरा चीन। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां का था वो चीन के रूप में बना, चीन जो है कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में गया और जो वहां का जो कह सकते हैं वामपंथी और दक्षिणापंथी होता है ना, तो जो दक्षिणापंथी था वो वहां पे जो है ताइवान के रूप में बनता है, ठीक है, दो पार्टी रहती है। तो ये चीन की क्रांति के समय से ही यह देखने को 1949 में ही यह ताइवान चीन दो देश बन चुके थे। और चीन के को मान्यता शुरुआत में अमेरिका ने नहीं दिया, ताइवान को मान्यता दे रखा था, ठीक है। तो ताइवान को अमेरिका ने शुरुआत से ही सपोर्ट किया है और अभी भी करता है। तो भारत की रुख उसमें न्यूट्रल रहती है। यूक्रेन युद्ध जैसे अहम मुद्दे पर भी भारत ने स्वतंत्र रुख अपनाया। अमेरिका सहित कई देशों के दबाव को दरकिनार कर न सिर्फ रूस से सार्वजनिक निंदा की, ठीक है, निंदा नहीं की, ठीक है, यूएनओ में भारत को भी कहा गया कि रूस की निंदा की जाए, लेकिन भारत ने रूस की निंदा नहीं की, क्योंकि हमारा पुराना मित्र रह चुका है रूस। भले ही उसकी नीति अभी भारत के प्रति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चूंकि भारत को उसने बुरे वक्त पे साथ दिया है, तो भारत ने भी उसके बुरे वक्त पे धोखाधड़ी का काम नहीं किया है। उसको यूएनओ में उसकी निंदा नहीं की, उसके पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं बोला। तो ये भारत की कूटनीतिक चाल कह सकते हैं, क्योंकि भारत को पता है कि दोनों देश के साथ संबंध बने रहने चाहिए, ठीक है, रूस के साथ भी और अमेरिका के साथ। कौन कब साथ देगा, कौन कब साथ नहीं देगा, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए भारत को इसी काम नहीं करेगा जिससे कि रूस के साथ संबंध खराब हो। और साथ ही उसने क्या क्या, तेल भी जो रूस से है वो जारी है। अभी आपका पेट्रोलियम रूस से आ रहा है, इसीलिए आपका 100 रुपये पर टिका हुआ, नहीं तो अन्य देशों की तुलना भारत में भी पेट्रोलियम का रेट 200-250 तक आसानी से जा सकता है। वो सस्ते दरों पर रूस भारत को पेट्रोलियम दे रहा है, जिसके वजह से भारत में पेट्रोल का रेट स्थिर है, मतलब उस हिसाब से नहीं बढ़ा जितना अन्य देशों में कोरोना और यूक्रेन युद्ध के बाद पेट्रोलियम का रेट बढ़ा, ठीक है। इससे उसने साफ जाहिर कर दिया, किसने, भारत ने, कि पश्चिमी दबाव, जो पश्चिमी देश है अमेरिका यूरोप के दबाव के कारण झुकने वाला नहीं है। यानी अब भारत अपने आप को संप्रभुत्व और खुद का निर्णय लेने वाला मान चुका है और खुद का निर्णय लेता है, किसी के दबाव में भारत अब नहीं काम करता। अब बदलाव क्या क्या है, नफा नुकसान के मुताबिक फैसले। भारत भी अब अपना नफा नुकसान देख रहा है। अब देखिए, रूस के साथ संबंध रखने में भारत को नफा है। नफा ये है कि हथियार भी रूस देता है, जहाज भी देता है, एरोप्लेन, ये क्या कहते हैं, मिसाइल वगैरह जो भी है, जेट विमान, ये सब रूस सप्लाई करता है। साथ साथ भारत को सस्ते कीमत पे जो है वो पेट्रोलियम दे रहा है, गैस दे रहा है। तो ये सब नफा नुकसान देखते हुए भारत अब फैसला ले रहा है, किसी के बहकावे में भारत कोई फैसला नहीं लेगा। उसके बाद जैसा को तैसा में जवाब दे रहा है। भारत क्या कर रहा है,
जो भारत के साथ जैसा बिहेव कर रहा है उसको भारत वैसे ही भाषा में जवाब दे रहा है। जो जिस भाषा को समझना चाहेंगे भारत उन्हीं के भाषा में अब समझा रहा है। वर्ष 2023 में नई वैश्विक जो उपलब्धि हासिल होगी उससे भी भारत की कूटनीतिक ताकत में वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी और भारत एक वर्चस्व कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली देश के रूप में वैश्विक पटल पर उभर रहा है। ठीक है, अब देखिए नफा नुकसान के मुताबिक फैसले, विदेश नीति में बदलाव, स्वतंत्र, पहले क्या था, उदारवादी था, आदर्शवादी था, चीन हमारे बड़े भाई हैं इनको दे दिया जाए, नहीं अब चीन कुछ नहीं है, अब हमारे चीन कोई संबंध नहीं है, हम अपना हित देखेंगे, अगर हमको मिल रहा है पावर तो हम लेंगे, उसको क्यों देंगे, क्योंकि चीन ने भारत के साथ धोखाधड़ी किया। विदेश नीति में बदलाव, स्वतंत्र विदेश नीति की ओर बढ़ने का इशारा है। भारत ने हाल ही में इसकी कई वानगी पेश की है। हम किसी मुद्दे पर अपनी नफा नुकसान के आधार पर स्टैंड ले रहे हैं। वैश्विक समूहों में भी भारत अपनी अलग छवि बना रहा है। विश्व स्तर पे भारत की ख्याति बढ़ रही है। एक तरफ वह एससीओ का अहम सदस्य है। भारत की क्या विशेषता देखिए, एससीओ जो कि संघाई सहयोग संगठन, जिसको क्या माना जाता है, अमेरिका विरोधी। भारत एससीओ का भी है, यानी अमेरिका विरोधी संगठन जो है उसका भी सदस्य है। दूसरी और वह क्वाड का भी सदस्य है जो चीन विरोधी है। क्वाड को चीन अपना विरोधी मानता है, यानी भारत दोनों का सदस्य है। क्वाड में भी है ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और कौन है, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, 4 देश का है आपका क्वाड। एससीओ संघाई सहयोग संगठन है, तो भारत उसका भी सदस्य है, और जो अमेरिकी विरोधी और जो चीन विरोधी है क्वाड, उसका भी सदस्य है, जिसे चीन विरोधी मंच माना जाता है। इसके अलावा भारत उसका भी सदस्य है जहां पर दोनों G20 का, जहां पर चीन भी है और अमेरिका भी है, तो भारत उसमें भी शामिल है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे है कि भारत सब समूह में शामिल है जहां पर चीन, अमेरिका, रूस आपस में विरोधाभास भी व्यक्त करते हैं, साथ भी है, सब में भारत की उपस्थिति दर्ज है, जो भारत को एक कूटनीतिक जीत यहाँ पर एक बढ़त बनाती है। वर्ष 2023 में मिलेगी नई वैश्विक कूटनीतिक ताकत। भारत को जो 2023 होने वाला है वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गया है। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार करके कुछ है, एक धरातल। एससीओ सम्मेलन की मेजबानी भी भारत को मिलने जा रहा है 2023 में। इन समूहों के अध्यक्ष होने के नाते भारत को मनपसंद देशों को इन सम्मेलनों में बुलाने का अधिकार भी है। ठीक है, तो जैसे अभी G20 है, उसमें जो भी पर्यवेक्षक देश हैं या जो भी अन्य देश हैं जो इसमें शामिल हैं, उसको भी भारत बुला सकता है। ऐसे में कूटनीति के स्तर पे अपना कद बढ़ाने के लिए भारत को एक बड़ा मौका हाथ लगेगा। और G20 सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश, जो इसका चहेता है, नीदरलैंड, मिस्र, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन को बुलाने की योजना तैयार की है। तो भारत इन देशों को यहाँ पर बुलाएगा G20 सम्मेलन में। तो इन देशों के साथ भी भारत का संबंध बेहतर बनने की पूरा संभावना है। उसके बाद है आपका विदेश नीति में जैसा को तैसे के अंदाज में जवाब, टिट फॉर टैट। उल्लेखनीय है कि हम जैसे को तैसा के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। चीन को संदेश है कि अगर उसे हमारे हितों की चिंता नहीं है तो हम भी उसके हितों की चिंता नहीं करते हैं, हम अपने हित की चिंता करते हैं। चीन को लगता था कि डोकलाम विवाद की तरह पूर्वी लद्दाख LAC विवाद को खत्म करने की मामूली पहल को भारत हाथों हाथ लेगा। इसी तरह रूस पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां भी भारत को रास नहीं आ रही है। अभी देखेंगे कि तो रूस और पाकिस्तान भी थोड़ा नजदीक हुआ है, तो भारत रूस को भी कड़े शब्द में वहां पर उस तरह का निंदा करता है। तो कहने का अर्थ है कि भारत अब अपना हित और जो देश जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है उसके साथ भारत भी वैसा ही कर रहा है। तो वही चीज है, इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत की विदेश नीति
निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत की विदेश नीति में पहले से कहीं ज्यादा बदलाव और जैसे को तैसा में जवाब देने की भावना में वृद्धि हुई है, तथा भारत पहले अपना हित देखता है फिर अन्य का, क्योंकि इस बदलती दौर में यदि भारत की नीति में बदलाव नहीं आएगा तो चीन, अमेरिका, रूस जैसे शक्तिशाली देश भारत पर हावी रहेंगे, जो कि भारत के लिए नुकसानदायक होगा। तो इस प्रकार से भारत ने अपनी विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया और जो देश जिस भाषा में समझना चाह रहे हैं उसको भारत उसी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा है, और साथ ही जो देश भारत के साथ जिस नीति का पालन करते हैं भारत भी उनके साथ उसी नीति का पालन कर रहा है। ठीक है, समझ गए भारत की विदेश नीति। तो यहाँ पे देखिए ये कंटेंट्स आपको जब भी आईआर सेक्शन के प्रश्न लिखने होंगे निबंध में या आपका जो भी GS1 के सेक्शन में, तो आपको अगर ये सब नॉलेज है तो आप बेहतर लिख पाएंगे और आपके आंसर राइटिंग में एक कह सकते हैं कि डेप्थ दिखेगा कॉपी चेकर को और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को बाय करें। मात्र 2500 में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।